किसी भी सिविल केस को एक लंबी यात्रा की तरह सोचिए। इसमें कई मोड़ आते हैं, कई छोटे बड़े पड़ाव, लेकिन मंजिल क्या है? वो आखिरी कागज कौन सा है जो कहता है खेल खत्म, ये रहा नतीजा। बिल्कुल। आज हम उसी मंजिल, उसी विजय दस्तावेज की चीर फाड़ करने वाले हैं, जिसे कानून की भाषा में डिक्री कहते हैं। और हमारा नक्शा होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2). ये एक छोटी सी धारा है, लेकिन इसमें पूरे सिविल न्याय सिस्टम का सार छिपा है। जी। आज हम यही समझेंगे कि अदालत का हर फैसला डिक्री क्यों नहीं होता, और जिसे ये दर्जा मिलता है उसमें ऐसी क्या खास बात होती है। बिल्कुल। हमारा मकसद इस कानूनी पहेली को सुलझाना है, ताकि ये समझ आ सके कि किसी भी दीवानी मुकदमे में ये दस्तावेज इतना अहम क्यों है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। जी। सबसे पहला सवाल, ये डिक्री है क्या भला? ये सिर्फ एक जज का साइन किया हुआ कागज है, या इसमें कोई कानूनी सुपर पावर होती है? हाँ इसमें यकीनन एक सुपर पावर होती है। धारा 2(2) इसे न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति कहती है। ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है ये अदालत का वह सोचा समझा और अंतिम फैसला है जो केस में शामिल पार्टियों के अधिकारों पर मुहर लगा देता है। अच्छा। ये केस के सभी या कुछ सबसे जरूरी मुद्दों पर अदालत का फाइनल वर्डिक्ट है, एक आदेश से कहीं ज्यादा। अच्छा, तो ये केस का ग्रैंड फिनाले है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अदालतों से तो हर रोज हजारों फैसले और आदेश निकलते हैं। बिल्कुल। तो फिर कानून कैसे तय करता है कि कौन सा वाला डिग्री है और कौन सा महज एक रूटीन ऑर्डर? बहुत अच्छा सवाल है, और कानून ने इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक साफ लकीर खींची है। धारा 2(2) खुद बताती है कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं। ओके। डिग्री की परिभाषा में दो चीजों को खास तौर पर डिग्री माना गया है। पहला है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, यानी रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। मानेंगे? हाँ, ये तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और इसे डिग्री मानने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अपील का अधिकार देना। अच्छा। अगर इस शुरुआती खारिजी को सिर्फ एक आदेश माना जाता तो वादी के लिए अपील करना मुश्किल हो जाता। इसे डिग्री का दर्जा देकर कानून कहता है, ठीक है, आपका केस तकनीकी वजहों से खारिज हुआ, लेकिन हम आपको इसके खिलाफ अपील करने का पूरा हक देते हैं। ये तो वादी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है जिसे डिग्री माना जाता है? दूसरा है धारा 144 के तहत किसी सवाल का निर्धारण। ये प्रत्यस्थापन या रेस्टिट्यूशन से जुड़ा है। ओके, मान लीजिए निचली अदालत में आप केस जीत गए और मुझसे 1 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन मैं अपील में गई और ऊपरी अदालत ने फैसला पलट दिया। अब आपको मेरे 1 लाख रुपए वापस करने होंगे, है ना? जी बिल्कुल। इसी वापसी की प्रक्रिया को लेकर अदालत जो भी आदेश देती है उसे भी डिग्री का दर्जा मिलता है, ताकि उस पर भी अपील हो सके। और क्या शामिल नहीं है? वो कौन से अदालती फैसले हैं जिन्हें डिग्री क्लब का मेंबर नहीं बनाया जाता? इसमें 2 बड़ी कैटेगरी है। पहला, कोई भी ऐसा फैसला जिसकी अपील एक आदेश के तौर पर हो सकती है। कानून में अपील योग्य आदेशों की एक अलग लिस्ट है। और दूसरा, चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश, मतलब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये दिलचस्प है। नहीं आया और जज ने गुस्से में केस खारिज कर दिया, हाँ, तो उसे डिग्री क्यों नहीं मानते? इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता? उसे क्या करना होगा? फिर से नया केस डालना होगा। एकदम सही नस पकड़ी है। उसे डिग्री इसलिए नहीं मानते क्योंकि अदालत ने केस के मेरिट पर, यानी गुण दोष पर कोई फैसला ही नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि जज ने तो बस ये देखा कि कोई आया नहीं। बिल्कुल। फैसला तो सिर्फ वादी की गैर मौजूदगी की वजह से हुआ। ऐसे में कानून कहता है कि आप अपील में नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास उसी अदालत में केस को दोबारा शुरू करवाने के लिए अर्जी देने का रास्ता खुला है। समझ गया। ये प्रक्रिया को दुरुस्त रखने का एक तरीका है। वाह, तो मतलब हर चीज के पीछे एक तर्क है। तो किसी भी फैसले को डिग्री का स्टेटस मिलना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है ये इसलिए ताकि हर छोटे मोटे आदेश पर लोग अपील ना करने लगे, जिससे सिस्टम जाम हो जाए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा है। ये शर्तें एक फिल्टर की तरह काम करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में, मंगलूराम देवांगन बनाम सुरेंद्र सिंह केस था 2011 का, उसमें इन्हीं शर्तों को बहुत साफ तौर पर समझाया था। अच्छा। कुल 5 शर्तें हैं जो किसी फैसले के लिए डिग्री बनने का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चलिए इस टेस्ट को एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है न्याय निर्णयन, मतलब एडजुडिकेशन। हाँ।
इसका मतलब है कि यह फैसला जज द्वारा अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करके लिया गया हो। ये कोई क्लर्क का प्रशासनिक आदेश या रूटीन काम नहीं हो सकता। ओके। जज ने दोनों पक्षों को सुना हो, सबूतों को देखा हो और फिर कानून के हिसाब से अपना दिमाग लगाकर कोई नतीजा निकाला हो। ठीक है, मतलब ये एक सोचा समझा न्यायिक फैसला होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि यह एक वाद यानी सूट में पारित किया गया हो। वाद? हाँ, वाद का मतलब है एक सिविल केस जो वाद पत्र मतलब प्लेंट दाखिल करके शुरू किया जाता है। किसी और तरह की अर्जी या कार्यवाही पर दिए गए फैसले आमतौर पर डिग्री नहीं कहलाते। अच्छा, तो ये इसे सिर्फ गंभीर सिविल मामलों तक सीमित रखता है। जी। और तीसरी शर्त, मुझे लगता है ये सबसे जरूरी होगी, ये पार्टियों के अधिकारों से जुड़ी होनी चाहिए। हाँ, तीसरा तत्व है अधिकार, राइट्स। और सिर्फ कोई भी अधिकार नहीं, बल्कि मूल अधिकार यानी सब्सटेंटिव राइट्स। ओके। ये प्रक्रियात्मक मामलों के बारे में नहीं होना चाहिए, जैसे सुनवाई की अगली तारीख देना या कोई दस्तावेज जमा करने का आदेश। समझ गया। इसे केस के मूल विवाद को छूना चाहिए, जैसे कि संपत्ति का मालिक कौन है या कितना हर्जाना देना होगा। बिल्कुल। चौथा तत्व, आपने निर्णायक शब्द का इस्तेमाल किया था, इसका क्या मतलब है? चौथा तत्व है निर्णायक यानी कंक्लूसिव। इसका मतलब है कि जिस अदालत ने यह फैसला सुनाया है उसकी नजर में यह मामला अब खत्म हो गया है। वो जज अब इस पर दोबारा विचार नहीं कर सकते। हाँ, पार्टियां ऊपरी अदालत में अपील कर सकती हैं, लेकिन उस अदालत के लिए फैसला पत्थर की लकीर है। और आखिरी पांचवी शर्त है औपचारिक अभिव्यक्ति, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन। फैसला सिर्फ मौखिक रूप से सुना देना काफी नहीं है, उसे कानून द्वारा तय किए गए प्रारूप में, लिखित रूप में और ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया को एक औपचारिक और गंभीर रूप देता है। तो ये 5 फिल्टर हैं: न्याय निर्णय, वाद, अधिकारों का निर्धारण, निर्णायक होना और औपचारिक अभिव्यक्ति। बिल्कुल ठीक है, तो अब हमें डिग्री की पहचान पता चल गई। ये 5 तत्व इसकी जन्म कुंडली की तरह हैं, लेकिन मुझे पता है कि मामले इतने सीधे नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि डिग्रियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ आधी अधूरी सी लगती हैं जिन्हें प्रारंभिक कहते हैं। ये क्या चक्कर है? कोई चीज अंतिम होकर भी प्रारंभिक कैसे हो सकती है? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन सिविल मामलों की जटिलता को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। यहीं पर प्रारंभिक डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो डिग्री है जो पार्टियों के अधिकार तो तय कर देती है, लेकिन मुकदमे को पूरी तरह से खत्म नहीं करती। अच्छा। इसे लागू करने के लिए आगे और कार्यवाही की जरूरत होती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा है। मान लीजिए 4 भाइयों में एक पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद है। जी। अदालत पहले एक प्रारंभिक डिग्री पारित करेगी जिसमें वो यह तय कर देगी कि हर भाई का 25% हिस्सा है। यहाँ भाइयों के अधिकार तय हो गए, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि अब ये तय होना बाकी है कि किसे कौन सा कमरा मिलेगा या मकान को असल में कैसे बांटा जाएगा, मतलब जमीन पर लकीरें खींचना भी बाकी है। बिल्कुल। उस 25% हिस्से को असल में कैसे अलग किया जाएगा, इसके लिए अदालत एक कमिश्नर नियुक्त कर सकती है जो मौके पर जाकर रिपोर्ट देगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अंतिम फैसला आएगा वो अंतिम डिग्री कहलाएगा। ओके। तो प्रारंभिक डिग्री अधिकारों की घोषणा करती है और अंतिम डिग्री उन अधिकारों को जमीन पर उतारती है। एक सवाल यहाँ उठता है, क्या एक ही मुकदमे में एक से ज्यादा प्रारंभिक डिग्रियां हो सकती हैं? ऐसा लग सकता है कि एक बार अधिकार तय हो गए तो हो गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मुद्दा रहा है जिस पर अलग-अलग हाईकोर्ट्स की राय बंटी हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फूलचंद बनाम गोपाल लाल के एक मामले में इसे हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया। सोचिए, उसी 4 भाइयों वाले केस में कोर्ट ने 25% हिस्से की प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी। ठीक है। लेकिन अंतिम फैसला आने से पहले एक भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है। अरे, तो अब तो उसका हिस्सा बाकी 3 भाइयों में बढ़ जाएगा। यानी अब हर भाई का हिस्सा 25% से बढ़कर लगभग 33.33% हो जाएगा। एग्जैक्टली। पुरानी प्रारंभिक डिग्री तो अब गलत हो गई। बिल्कुल। इसी समस्या को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में अदालत एक नई संशोधित प्रारंभिक डिग्री जारी कर सकती है। वाह। यह कानून को व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है।
तो अब आते हैं अंतिम डिग्री पर। ये प्रारंभिक डिग्री से कैसे जुड़ी है? क्या अंतिम डिग्री अपने आप में स्वतंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। अंतिम डिग्री पूरी तरह से प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर और उसके अधीन होती है। मतलब एक तरह से उसकी गुलाम है? हाँ, कह सकते हैं। वो प्रारंभिक डिग्री में तय किए गए अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकती या उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। उसका काम सिर्फ उन अधिकारों को लागू करना है। और अगर कोई पार्टी प्रारंभिक डिग्री से खुश ना हो और अपील में चली जाए और ऊपरी अदालत उस प्रारंभिक डिग्री को ही रद्द कर दे, तो अंतिम डिग्री का क्या होगा? वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वो हवा में नहीं टिक सकती। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने सीता प्रसाद सक्सेना बनाम किशोरी लाल मामले में यही कहा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रारंभिक डिग्री एक इमारत की नींव है और अंतिम डिग्री उस पर बनी इमारत। अगर आप नींव ही हटा दें तो इमारत अपने आप ढह जाएगी। हाँ, कानूनी मामले अक्सर सीधे सापाट नहीं होते। क्या प्रारंभिक और अंतिम के अलावा और भी कोई अजीब हाइब्रिड किस्म की डिग्रियां होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री, मतलब पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। रुको, ये क्या है? अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। ये तो श्रोडिंगर्स कैट जैसा कुछ लग रहा है। एक ही समय पर जिंदा भी और मुर्दा भी। ये कैसे संभव है कि एक ही फैसला आधा पका हो और आधा पूरी तरह तैयार? हाँ, आपकी उपमा एकदम सटीक है। ऐसा तब होता है जब अदालत एक ही फैसले से कई मुद्दों का निपटारा करती है। ओके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी संपत्ति पर अवैध कब्जे और उससे हुए मुनाफे का मामला। मान लीजिए अदालत फैसला सुनाती है कि वादी को संपत्ति का कब्जा तुरंत वापस दिया जाए। ठीक है, तो ये फैसले का अंतिम हिस्सा हो गया, क्योंकि कब्जा तो तुरंत दिलाया जा सकता है। सही। लेकिन साथ ही अदालत ये भी कहती है कि प्रतिवादी ने जितने साल अवैध कब्जा रखा, उस दौरान उसे संपत्ति से कितना मुनाफा हुआ, इसकी गणना के लिए एक जांच की जाएगी। अच्छा। ये फैसले का प्रारंभिक हिस्सा है, क्योंकि मुनाफे की सही रकम तय करने के लिए अभी और कार्यवाही होनी बाकी है। इस तरह एक ही दस्तावेज में एक हिस्सा अंतिम है और दूसरा प्रारंभिक। वाह, ये तो बहुत ही अनोखा है। और कोई विशेष श्रेणी? हाँ, एक और है जिसे हम मानद डिग्रियां या डीम्ड डिग्रीज कहते हैं। मानद मतलब मान लिया गया। जी। ये कुछ ऐसे आदेश हैं जो शायद डिग्री की 5 शर्तों की कसौटी पर पूरी तरह खरे ना उतरते हों, लेकिन कानून की नज़र में उन्हें डिग्री मान लिया जाता है। अच्छा, तो ये असली डिग्रियां नहीं है, लेकिन हम दिखावा करते हैं कि वे हैं। ये कानूनी फिक्शन क्यों बनाया गया? इसका भी उद्देश्य वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, अपील का अधिकार देना। अच्छा, अपील? हाँ, कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कुछ महत्वपूर्ण आदेशों के खिलाफ पार्टी को अपील करने का सीधा रास्ता मिले। इसके 2 मुख्य उदाहरण हमने शुरू में ही देखे थे। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और प्रत्यास्थापन। बिल्कुल। इन दोनों को मानद डिग्री का दर्जा दिया गया है ताकि पीड़ित पक्ष बिना देरी किए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सके। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि डिग्री सिविल कानून की एक आधारशिला है। ये सिर्फ एक अदालती कागज नहीं, बल्कि किसी दीवानी मुकदमे का औपचारिक, सोचा समझा और निर्णायक अंत है। और प्रारंभिक बनाम अंतिम डिग्री के बीच का ये बारीक अंतर समझना किसी भी केस में अपील करने या फैसले को लागू करवाने की रणनीति के लिए बेहद जरूरी है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी मुकदमा वास्तव में अंतिम डिग्री पारित होने के बाद ही समाप्त माना जाता है। प्रारंभिक डिग्री एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन मंजिल अंतिम डिग्री ही होती है। ये उस लंबी यात्रा का अंतिम स्टेशन है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि कानून जिन मामलों में प्रारंभिक डिग्री की इजाजत देता है, वो लिस्ट पूरी नहीं है, वो बस उदाहरण है। हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून में ये लचीलापन क्यों रखा गया है। भविष्य में ऐसी कौन सी नई और जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? शायद डिजिटल संपत्ति के बंटवारे को लेकर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए हुए किसी आर्टवर्क के मालिकाना हक को लेकर, जिनमें अदालत को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नई तरह की प्रारंभिक डिग्री पारित करने की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल हमें दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है जो समय के साथ विकसित होती रहती है।